नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो भारत की तकनीकी तरक्की, खासकर स्मार्ट इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी बड़ी पहलों के लिए बहुत मायने रखता है। जी। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स यानी SEPs की। हाँ। और हमारी ये जो चर्चा है ये कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च पर आधारित है, जिसमें बिजनेस ट्रेंड्स भारत विकास संस्थान की यूट्यूब चैनल के वीडियोस और उनके एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी शामिल है। हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये SEPs और फ्रेंड शर्तें फेयर, रीजनेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आखिर हैं क्या, और ये भारत के जो बढ़ते हुए उद्योग हैं, खासकर IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट मीटर, गाड़ियां, इनके लिए ये क्यों इतने जरूरी हैं, और भारतीय निर्माताओं को, खासकर IoT वालों को क्या मुश्किलें आ रही हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि क्यों ये जरूरत महसूस हो रही है कि भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई साफ दिशा निर्देश जारी करे। हाँ। ताकि जो हमारे निर्माता हैं, खासकर इस तेजी से बढ़ते IoT सेक्टर में, उनको SEP लाइसेंसिंग के जो ये उलझने हैं और कई बार जो एक अनुचित दबाव महसूस होता है, जिसे कुछ लोग धौंस भी कह रहे हैं, हाँ, एक तरह से उससे उन्हें बचाया जा सके। वाकई ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर हमारा पूरा डिजिटल भविष्य बन रहा है, उसी की लाइसेंसिंग को लेकर इतनी अनिश्चितता है और इतनी लागतें भी जुड़ी हो सकती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो सबसे पहले पेटेंट क्या होता है? जैसा स्रोतों में भी बताया गया है, ये एक तरह का कानूनी अधिकार है ना? जी बिल्कुल। जो किसी आविष्कार करने वाले को मिलता है उसकी नई खोज के लिए, ताकि कोई और बिला इजाजत उसे इस्तेमाल ना कर सके एक तय समय तक। हाँ, और इसके लिए जरूरी है कि वो चीज नई हो, एकदम नई, पहले से पता ना हो किसी को उस फील्ड में, मतलब नॉन ऑब्वियस हो, और उसका कोई प्रैक्टिकल यूज कोई इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके। ठीक है। बिल्कुल। और इनमें से ही कुछ पेटेंट बन जाते हैं स्टैंडर्ड एसेंशियल यानी SEP। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी खास टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए तकनीकी तौर पर अनिवार्य हैं। जैसे 3G, 4G, 5G है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। तो कोई भी डिवाइस, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड कार या कोई भी IoT डिवाइस, अगर उसे उस स्टैंडर्ड पर काम करना है तो उसे इन SEP टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। और ये स्टैंडर्ड तय कौन करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी SSO। तो क्योंकि इन पेटेंट्स के बिना स्टैंडर्ड चल ही नहीं सकता, ये SEP मालिक को बाजार में एक तरह की मोनोपोली जैसी ताकत दे देते हैं। हाँ, काफी प्रभावशाली स्थिति बन जाती है। बहुत प्रभावशाली। तो यहीं पर फिर FRAND आता है ना? फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, उचित, वाजिब और गैर भेदभावपूर्ण शर्तें। जी, ये एक तरह का वादा है, एक प्रतिबद्धता है जो SEP होल्डर अक्सर SSO को देते हैं कि हाँ, हमारा पेटेंट जरूरी है, लेकिन हम इसका लाइसेंस हर किसी को देंगे जो लेना चाहेगा, और वो भी उचित और बिना भेदभाव वाली शर्तों पर। जैसे कोई जरूरी हाईवे हो तो उसका मालिक मनमाना टोल नहीं ले सकता, ऐसा कुछ। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ लीजिए। एक वाजिब टोल होना चाहिए ताकि सब इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहीं पर दिक्कत शुरू होती है, जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। FRAND को कानून में, खासकर भारत में, कहीं भी साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा। SSO भी बस कह देते हैं कि लाइसेंस FRAND शर्तों पर होगा, पर वो ये नहीं बताते कि उचित क्या है, वाजिब क्या है, या गैर भेदभावपूर्ण का मतलब क्या है, रॉयल्टी कैसे तय होगी, कुछ नहीं बताते। और इसी अस्पष्टता, परिभाषा की कमी के कारण लाइसेंस देने वाले, जो अक्सर बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं जैसे क्वालकॉम, नोकिया, एरिक्सन, या पेटेंट पूल हैं जैसे अवांसी, सिजवेल, हाँ। और लाइसेंस लेने वाले यानी जो कंपनियां उत्पाद बनाती हैं, उनके बीच भयानक विवाद होते हैं। और ये अस्पष्टता SEP होल्डर्स को मौका देती है कि वो अपनी ताकत का शायद गलत इस्तेमाल भी करें, खासकर छोटे भारतीय निर्माताओं के खिलाफ। तो ये भारत के लिए इतना अहम क्यों है? मतलब दांव पर क्या लगा है? देखिए, ये SEPs और फ्रेंड शर्तें जो हैं, ये सीधे सीधे भारत की जो बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये सारी पहले आधुनिक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी पर ही तो निर्भर करती हैं, चाहे वो 5G कनेक्टिविटी हो, या IoT डिवाइसेस का पूरा जाल बिछाना हो, स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। सही बात है। इन सब में स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी लगती है, और अगर इन टेक्नोलॉजी का लाइसेंस आसानी से और वाजिब कीमत पर नहीं मिलेगा, तो इन राष्ट्रीय लक्ष्यों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका असर तो फिर हर उस इंडस्ट्री पे पड़ता होगा जो टेक्नोलॉजी यूज करती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कुछ खास क्षेत्र हैं जहां इसका असर बहुत सीधा और बड़ा दिख रहा है। जैसे कि? एक तो है टेलीकॉम, खासकर स्मार्टफोन। हमने भारत में देखा है, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, आईबॉल, इन घरेलू कंपनियों से जुड़े कई SEP विवाद हुए हैं। हाँ, सुना है। अभी हाल में ही एरिक्सन बनाम लावा का मामला था, 2024। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एरिक्सन के कुछ पुराने पेटेंट्स 2G, 3G, एज के लिए लावा पर 1.05% की रॉयल्टी तय की, और वो भी डिवाइस की नेट सेलिंग प्राइस पर। अब आप सोचिए, अगर एक 20,000 रुपए के फोन पर सिर्फ एक SEP होल्डर को ही करीब 210 रुपए प्रति यूनिट देने पड़े, और ऐसे तो कई होल्डर हो सकते हैं हर टेक्नोलॉजी के लिए, तो कुल लागत कहां जाएगी? काफी ज्यादा हो सकती है। दूसरा बड़ा सेक्टर है ऑटोमोटिव। आजकल गाड़ियां सिर्फ इंजन और पहिए नहीं रही, वो चलती फिरती कनेक्टेड डिवाइस बन गई हैं। हाँ बिल्कुल। नेविगेशन, टेलीमेटिक्स, इंफोटेनमेंट, सब में 2G, 3G, 4G, 5G लगता है।
और यहाँ अवांसी जैसे पेटेंट पूल हैं जिन्होंने खास कनेक्टेड कारों के लिए लाइसेंस प्रोग्राम बनाए हैं। अच्छा। उनकी जो सार्वजनिक दरें हैं वो 4G के लिए करीब $20 प्रति कार और 5G के लिए लगभग $32 प्रति कार हैं। बाप रे, $32 प्रति कार? हाँ, अब अंदाजा लगाइए कोई भारतीय कंपनी अगर साल में 5 लाख कनेक्टेड कारें बनाती है तो उसे सिर्फ इस एक पूल को लाइसेंस फीस के तौर पर सालाना 10 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर देना पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, करीब 80 से 130 करोड़ रुपए। जी, ये लागत बहुत ज्यादा है। और तीसरा, और शायद भारत के लिए सबसे जरूरी क्षेत्र है IoT और स्मार्ट मीटर्स। हाँ, इस पर हमारा फोकस भी है आज। बिल्कुल, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में 40 अरब से ज्यादा कनेक्टेड IoT डिवाइस होंगे और भारत सरकार खुद करोड़ों स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जी, राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन। हाँ, यहाँ भी जैसे अवांसी का स्मार्ट मीटर प्रोग्राम है, वो प्रति मीटर $3 का चार्ज लेते हैं एक बार। सिस्वेल का भी सेलुलर IoT पूल है। अब सोचिए अगर 20 लाख सेलुलर स्मार्ट मीटर का कोई सरकारी प्रोजेक्ट है तो सिर्फ अवांसी के लाइसेंस का खर्चा ही $6 मिलियन, यानी करीब 50 करोड़ रुपए हो सकता है। ओहो। और जो भारतीय कंपनियां ये मीटर बना रही हैं जैसे EDMI, जीनस पावर, लार्सन एंड टुब्रो, उन्हें ये लागत सीधी झेलनी पड़ रही है। और यहीं पर इसी IoT सेक्टर में स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। अब ये बात वाकई बहुत रोचक मोड़ ले रही है। ये जो अनिश्चित और कभी-कभी बहुत ज्यादा लगने वाली रॉयल्टी दरें हैं, ये तो भारतीय निर्माताओं के लिए एक तरह के छिपे हुए टैक्स या लागत की तरह हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये स्थिति कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। पहला, ये हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और अब ये IoT डिवाइस, इनमें हम कैसे मुकाबला करेंगे अगर हमारी लागत ही ज्यादा होगी? सही बात है। दूसरा, बनाने वाला अक्सर ये लागत आखिर में ग्राहक पर ही डालता है। ठीक। तो टेक्नोलॉजी महंगी हो जाती है आम लोगों के लिए। ठीक है। तीसरा, ये डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे जो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट हैं उनकी रफ्तार धीमी कर सकती हैं, उनकी लागत बढ़ा सकती हैं। चौथा, ये जो अनिश्चितता है ये निवेश को भी रोकती है। हाँ। कोई क्यों ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा जहां लागत का ही भरोसा नहीं। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है वो भी इशारा करता है कि देश में पेटेंट फाइलिंग तो बढ़ रही है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए और इनोवेशन को सही मायने में बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर SEP पॉलिसी और रेगुलेटरी ढांचे की सख्त जरूरत है। तो जो भारतीय कंपनियां हैं और खासकर ये IoT सेक्टर वाली कंपनियां, उनको असल में दिक्कतें क्या-क्या आ रही हैं? क्या यही वो धौंस या धमकी वाली बात है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था? हाँ, स्रोत कई बड़ी चुनौतियां गिनाते हैं और ये सब मिलकर भारतीय निर्माताओं, खासकर IoT जैसे नए उभरते सेक्टर वालों के लिए एक बहुत मुश्किल और जोखिम भरी स्थिति बना देती हैं। जैसे कि ऊंची मांग रख सकते हैं। जैसे हुआवे ने एक बार कहा था कि 5G डिवाइस पर ज्यादा से ज्यादा $2.5 प्रति डिवाइस रॉयल्टी होनी चाहिए। अब ये भी कुछ को ज्यादा लग सकता है, पर असल बातचीत तो बंद दरवाजों के पीछे होती है। हम मांगे इससे भी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, और पता ही नहीं चलता कि लागत कितनी आएगी। बिल्कुल, लागत का अंदाजा लगाना, आगे की प्लानिंग करना सब बहुत मुश्किल हो जाता है भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरी और शायद सबसे बड़ी लड़ाई है रॉयल्टी बेस को लेकर। रॉयल्टी बेस मतलब रॉयल्टी किस चीज की कीमत पर गिनी जाए। SEP होल्डर अक्सर चाहते हैं कि रॉयल्टी पूरे फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर लगे, जैसे पूरे स्मार्टफोन की कीमत पर या पूरी कार की कीमत पर या पूरे स्मार्ट मीटर की कीमत पर। लेकिन बनाने वाले और कई एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि कुछ कोर्ट और रेगुलेटर भी मानते हैं कि रॉयल्टी उस सबसे छोटे हिस्से पर लगनी चाहिए जो असल में उस पेटेंट वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं SSPPU, स्मॉलेस्ट सेलेबल पेटेंटेड प्रैक्टिसिंग यूनिट। अच्छा, जैसे चिपसेट। हाँ, जैसे वो कम्युनिकेशन चिपसेट या मॉड्यूल जिसकी कीमत शायद कुछ $100 हो, न कि हजारों या लाखों रुपए के पूरे डिवाइस पर। एक स्रोत में स्मार्ट मीटर का उदाहरण था। क्या रॉयल्टी $10 वाले कम्युनिकेशन मॉड्यूल पर लगे या $50 वाले पूरे मीटर पर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। जमीन आसमान का फर्क। यूरोप के दिशा निर्देश और भारत के कंपटीशन कमीशन CCI के भी पुराने फैसले जैसे एरिक्सन वाले मामले में इसी तरफ इशारा करते हैं कि रॉयल्टी कंपोनेंट पर होनी चाहिए। और IoT डिवाइसेस के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, जहां कनेक्टिविटी मॉड्यूल अक्सर डिवाइस का एक छोटा सस्ता हिस्सा होता है। ये तो बहुत अहम मुद्दा है। बहुत अहम। तीसरी दिक्कत है लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस में पारदर्शिता की कमी। मतलब अक्सर ये साफ ही नहीं होता कि SEP होल्डर रॉयल्टी गिन कैसे रहे, या उन्होंने जो हजारों पेटेंट आवश्यक बताएं उनमें से कौन से वाकई वो स्टैंडर्ड के लिए जरूरी हैं और भारत में वैलिड भी हैं। कई बार ओवर डिक्लेरेशन होता है। अच्छा, मतलब ज्यादा पेटेंट बता देना। हाँ, ताकि उनकी मोल भाव की ताकत बढ़ जाए। जो पेटेंट पूल हैं जैसे अवांसी, सिस्वेल, वो एक फिक्स रेट तो बताते हैं जिससे थोड़ी पारदर्शिता आती है, लेकिन उनके अंदर किस कंपनी का कितना योगदान है या वो रेट वाकई फ्रेंड है या नहीं, ये सब अक्सर पता नहीं चलता। और क्या दिक्कत है? एक जोखिम है डबल डिपिंग का। डबल डिपिंग यानी सप्लाई चेन में एक ही टेक्नोलॉजी के लिए कई जगह रॉयल्टी वसूलना। जैसे चिप बनाने वाले से भी ले ली और फिर डिवाइस बनाने वाले से भी मांग ली। फिर भारत में सरकारी समर्थन और साफ दिशा निर्देशों की भारी कमी है। FR रेट तय करने या झगड़े सुलझाने के लिए कोई खास बॉडी या साफ नियम नहीं है। मामले कोर्ट में जाते हैं, सालों चलते हैं और नतीजे अलग अलग आते हैं। हाँ, एरिक्सन बनाम लावा वाला केस देखा हमने। जी, और इससे अनिश्चितता बनी रहती है। ऊपर से हाल में 2024 दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने SEP विवादों में CCI की जांच करने की भूमिका को भी सीमित कर दिया है,
तो स्थिति और उलझ गई है। और वो होल्ड अप वाली बात? हाँ, वो सबसे चिंता की बात है। एसईपी होल्डर अक्सर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बन गया, बाजार में आने वाला है, तब वो उसे रोकने के लिए, मतलब बिक्री पर रोक लगवाने के लिए मुकदमे की धमकी देते हैं। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, वो अपनी इस अनिवार्य पेटेंट वाली ताकत का इस्तेमाल करके बातचीत में गलत शर्तें मनवाने की कोशिश करते हैं। इसी को होल्डअप कहते हैं। और ये भारतीय कंपनियों, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों, एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके पास महंगी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पैसे और समय नहीं होते। में साफ नियमों के बना दबाव अक्सर भारतीय कंपनियों पर ही आ जाता है। यही वो स्थिति है जिसे स्रोत धमकी या धौंस की तरह बताते हैं। तो क्या बाकी देश इस मुश्किल मसले को हमसे बेहतर संभाल रहे हैं? क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, कुछ देशों के मॉडल देखने लायक हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। हालांकि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है। जैसे यूरोपीय संघ EU ने हाल में अप्रैल 2023 एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। उसमें एक पब्लिक एसईपी रजिस्ट्री बनाने की बात है, कोर्ट जाने से पहले जरूरी मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया करीब 9 महीने की, FRAND तय करने में मदद के लिए एक योग्यता केंद्र बनाने की बात है, और SMEs के लिए खास मदद का भी प्रावधान है। अच्छा, काफी डिटेल में सोचा है उन्होंने। हाँ, उनका फोकस पारदर्शिता, संतुलन और मुकदमेबाजी कम करने पर है। इससे पहले भी यूरोपियन कोर्ट ने हुआवे बनाम ZTE केस में बातचीत के कुछ नियम तय किए थे। और चीन के जो ड्राफ्ट दिशा निर्देश नवंबर 2024 हैं, वो एंटी ट्रस्ट कानूनों का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, ताकि सेप होल्डर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। वो पेटेंट की जानकारी देने को बढ़ावा देते हैं और दोनों पार्टियों से अच्छी नीयत से बातचीत की उम्मीद रखते हैं। चीन की अदालतें कभी-कभी ग्लोबल FRN रेट तय करने में भी आगे रही हैं, जैसे इंटर डिजिटल बनाम Xiaomi केस में। और अमेरिका का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने मौजूदा पेटेंट कानून, अदालतों द्वारा FRN की व्याख्या और एंटी ट्रस्ट निगरानी जैसे FTC करती है पर ज्यादा निर्भर करते हैं। वो मानते हैं कि अगर लाइसेंस लेने वाला बात करने को तैयार है तो बिक्री रोकने का आदेश यानी कि इंजंक्शन आमतौर पर गलत है, खासकर जब पैसे का मुआवजा काफी हो। ये eBay वाले केस से निकला है। वहाँ कोई जरूरी मध्यस्थता या खास रजिस्ट्री नहीं है, मामले सामान्य कोर्ट में ही जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पारदर्शिता, अच्छी नीयत से बातचीत की जरूरत और झगड़े सुलझाने के लिए कोई ना कोई खास या कम से कम एक जैसी प्रक्रिया, ये कुछ बातें हैं जो सब जगह दिख रही हैं। हाँ, कुछ हद तक। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि भारतीय निर्माता और खासकर वो महत्वपूर्ण IoT सेक्टर जो स्मार्ट इंडिया की रीढ़ बन रहा है, वो एक बहुत ही मुश्किल और कहना चाहिए अनिश्चित स्थिति में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। मौजूदा स्थिति सिर्फ अनिश्चितता ही नहीं पैदा करती, बल्कि ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी हमारी राष्ट्रीय पहलों की रफ्तार को धीमा करने का गंभीर खतरा भी पैदा करती है। ये हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट में कमजोर बनाती है और आखिर में भारतीय ग्राहकों के लिए टेक्नोलॉजी महंगी करती है। सिर्फ कोर्ट के फैसलों पर जो कभी-कभी आते हैं या विदेशी नियमों पर निर्भर रहना, ये भारत के लिए टिकाऊ रास्ता नहीं है। तो जरूरत है अपने नियमों की। बिल्कुल। भारत को अपनी आर्थिक सच्चाई, अपनी महत्वाकांक्षाओं और खासकर अपने उभरते हुए जरूरी सेक्टर जैसे IoT को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के साफ और संतुलित नियम बनाने की तुरंत जरूरत है, ताकि भारतीय कंपनियों को इन गलत लाइसेंसिंग तरीकों और होल्डअप के खतरे से बचाया जा सके। तो हमारे जो स्रोत हैं, खासकर वो बिजनेस फ्रेंड्स की रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस की बातें, उनसे क्या खास सिफारिशें निकल कर आती हैं? सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है? स्रोत एक काफी डिटेल्ड और प्रैक्टिकल सरकारी एक्शन रोडमैप का सुझाव देते हैं। उसमें कई जरूरी कदम हैं जिनका मकसद है निश्चितता लाना और भारतीय निर्माताओं के हितों की रक्षा करना। क्या है वो कदम? सबसे पहला और सबसे जरूरी, फ्रैंड को परिभाषित करना। सरकार को शायद मेटी या DPII के जरिए साफ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। अच्छा। इन गाइडलाइंस में साफ लिखा हो कि रॉयल्टी का आधार क्या होगा, और सिफारिश यही है कि ये कंपोनेंट की कीमत SSPPU पर हो, ना कि पूरे प्रोडक्ट पर। हाँ, वो SSPPU वाली बात। जी। साथ ही रॉयल्टी स्टैकिंग, मतलब एक ही डिवाइस पर कई पेटेंट्स की रॉयल्टी का बेहिसाब जुड़ते जाना, को कैसे रोका जाए, शर्तें कैसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होंगी और लाइसेंसिंग बातचीत के लिए अच्छी नीयत वाले नियम क्या होंगे, ये सब साफ किया जाए। ठीक है। और दूसरा, SEB ट्रिब्यूनल या विशेष बेंच बनाना। FRN रेट तय करने और इससे जुड़े झगड़ों के तेज, एक्सपर्ट और एक जैसे समाधान के लिए एक अलग जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी या खास कोर्ट बेंच बनाई जाए, ताकि मामले सालों तक कोर्ट में ना अटके रहें। ये तो बहुत जरूरी लगता है। तीसरा, पारदर्शिता बढ़ाना। एक नेशनल SEP रजिस्ट्री बने जहां भारत में लागू होने वाले सारे घोषित SEPs को लिस्ट करना अनिवार्य हो, उनकी वैलिडिटी और जरूरत की जानकारी के साथ। और अगर हो सके तो जो पिछले FRN रेट्स या लाइसेंसिंग समझौते गोपनीय नहीं हैं, उनका ढांचा सार्वजनिक किया जाए, ताकि कंपनियों को अंदाजा लगे कि वाजिब रेट क्या हो सकता है। चौथा, पेटेंट पूल को सुविधा देना और उन पर निगरानी रखना। पेटेंट पूल जैसे अवांसी सिस्वेल लाइसेंसिंग को आसान बना सकते हैं, खासकर SMEs और स्टार्टअप्स के लिए। तो उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और गाइडेंस दी जाए, लेकिन साथ ही इन पूलों पर भी नजर रखी जाए कि वो खुद FRAND शर्तों का पालन करें और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। मतलब संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। पांचवा, गलत तरीकों के खिलाफ कार्रवाई मजबूत करना। कॉम्पिटिशन एक्ट और CCI की भूमिका को SEP विवादों में और साफ किया जाए।
जैसा पहले माइक्रोमैक्स आईबॉल केस में सीसीआई ने जांच शुरू की थी। ये साफ करना कि एफआरएंडी वादे का उल्लंघन एक एंटी कॉम्पिटिटिव व्यवहार माना जा सकता है। ठीक है। छठा, सरकार और इंडस्ट्री का सहयोग। सरकार और इंडस्ट्री के बीच लगातार बातचीत के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे डीओटी की एसएसीज का बेहतर इस्तेमाल हो या एक अलग नेशनल एसईपी काउंसिल बनाई जाए। और सातवां, सरकारी संस्थाओं का लाभ उठाना। सी डॉट जैसी जो हमारी सरकारी टेक संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए ताकि वो भारतीय कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों को एसईपी लाइसेंसिंग पर तकनीकी सलाह या मध्यस्थता में मदद दे सकें। ये तो काफी ठोस सुझाव लगते हैं। और अगर ये लागू होते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे? फायदे बहुत होंगे। लाइसेंसिंग में निश्चितता आएगी तो बिजनेस करना आसान होगा, लागत कम हो सकती है, मुकदमेबाजी घटेगी, हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। हाँ, ग्राहकों को टेक्नोलॉजी शायद थोड़ी सस्ती मिले, और सबसे बड़ी बात, देश में इनोवेशन और निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनेगा, जिससे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को असली रफ्तार मिलेगी। स्रोत में ग्राफिक का भी आइडिया था, सुधार के बिना भारत बनाम सुधार के साथ भारत, जो दिखाता है कि अगर ये सुधार नहीं हुए तो हम क्या खो सकते हैं और अगर हुए तो क्या पा सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पर तुरंत ध्यान देने और एक्शन लेने की जरूरत है। तो हमने आज के इस गहन चर्चा में देखा कि स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स यानी एसईपीज आधुनिक तकनीक के लिए, खासकर कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। जी, लेकिन इनकी लाइसेंसिंग की शर्तें और खासकर फ्रैंड की जो परिभाषा साफ नहीं है, वो भारतीय निर्माताओं के लिए और विशेष रूप से इस तेजी से बढ़ते आईओटी सेक्टर के लिए बेहद उलझी हुई, महंगी और जोखिम भरी हो सकती हैं। गलत तरीकों को रोकने, भारतीय कंपनियों को संभावित होल्ड अप और दबाव से बचाने और मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया जैसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए साफ फ्रैंड नियमों और एक सक्रिय सरकारी दखल और समर्थन की तुरंत जरूरत है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे भारत अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस इतनी तेजी से बना रहा है, वो ये कैसे पक्का कर सकता है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पर यह तरक्की टिकी है, वही स्टैंडर्ड्स अपनी अपारदर्शी और संभावित रूप से अनुचित ग्लोबल लाइसेंसिंग मांगों के चलते इस तरक्की में रुकावट न बन जाएं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इनोवेशन को इनाम देने, यानी एसईपी होल्डर्स को उनका वाजिब हक देने, और उस टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच व्यापक, सस्ती और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने, यानी भारतीय लागूकर्ताओं और ग्राहकों के हितों को साधने के बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या? ये सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी बहस नहीं है। ये भारत के आर्थिक भविष्य, उसकी आत्मनिर्भरता और दुनिया में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस के बिल्कुल केंद्र में बसा एक बहुत जरूरी मुद्दा है। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।